चलिए मित्रों, एक कदम सफलता की ओर। सांबर के चौहान कंप्लीट हो गए थे अपने, और उसके बाद में अपन ने अजमेर के चौहान कंप्लीट कर लिए थे। पृथ्वीराज चौहान के बाद में अ, उन्हीं का ही पुत्र पृथ्वीराज चौहान का गोविंदराज रणथंभौर आकर और रणथंभौर चौहानों की शाखा की स्थापना करते हैं। तो यहाँ से आज जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेंगे रणथंभौर के चौहान। रणथंभौर के चौहान संस्थापक तो पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंदराज ही 1194 में इन्होंने ये संस्थापक माने जाते हैं। रणथंभौर के चौहानों के संस्थापक। इससे पढ़ने से पहले थोड़ा सा अब अपन और दो चार चीज़ें जो राजस्थान में होने वाली है, तो जिसको हिस्ट्री के बच्चे तो लगभग सभी जानते हैं, लेकिन जो साइंस के जो बच्चे हैं वह हिस्ट्री की कुछ ऐसी लैंग्वेज शब्दावली है जिनके बारे में उन बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। जैसे है शाखा, क्योंकि यहाँ से ये शब्द चालू होगा। हम मेवाड़ में जाएंगे तो मेवाड़ में शाखा होगा, और यहाँ प्रथम शाखा रणथंभौर में होगा। तो इस चीज को भी थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं कि शाखा कहते किसे है। शाखा दो प्रकार से होता है। देखो, शाखा के दो भाग है, एक तो है केसरिया और दूसरा भाग है जौहर। ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। केसरिया एक रंग होता है, आपको पता है झंडे में इस तरीके के 3 रंग होते हैं। तो ऊपर ही ऊपर केसरिया कलर होता है। केसरिया का मतलब होता है बलिदान, यानी कि ये बलिदान का प्रतीक है। केसरिया बलिदान का प्रतीक है। जौहर है तो जौहर दो प्रकार से होता है, एक तो जलना और एक जल। जौहर से आपको याद रह जाएगा, जैसे जलना जैसे जल। जौहर जलकर भी होता है और जल में डूबकर भी होता है, या उसमें कूदकर, जो भी अपने स्वाभिमान के लिए जो की जाती है। देखो, वैसे तो इसका एक कंप्लीट प्रोसीजर है कि शाखा किस तरीके से होता है, लेकिन स्थिति पर भी डिपेंड करता है कि उस समय स्थिति क्या बनती है। आज दिन तक जो भी हुए हैं शाखा, सबसे पहले जौहर हुआ है, उसके बाद में केसरिया होता है। केसरिया का मतलब यह होता है जैसे सेना आमने सामने है और कई वर्षों तक, कई महीने तक, जैसे मान लो दुर्ग में सेना कैद है और आक्रमणकारी चारों तरफ अपने पास लगे हुए हैं, तो उस समय ये डिसीजन लिया जाता है। और डिसीजन लेकर कि क्या करना चाहिए, जैसे मान लो सामने वाले के पास में 80,000 सेना है, अपने पास 8,000 सेना है, ऐसी स्थिति में भी हमने युद्ध किए हैं। उस समय स्थिति, अब ये तो पक्का है कि 8,000 से 80,000 जीत तो नहीं पाएंगे। तो उस स्थिति में फिर क्या होता है कि राजपूत अपना जो साफा है उस पुराने साफे को उतार के केसरिया साफा, जो सेफ्रॉन यानी कि बलिदान का जो प्रतीक है, उसको धारण करते हैं। और उसको धारण करने के बाद में उस रात एक आयोजन होता है भोज का। महिलाएं साथ में भोजन करती है और पूरा परिवार भोजन करता है, और औरतें पूरा 16 श्रृंगार करती है। और श्रृंगार करने के बाद में फिर वह खुद को स्वयं को अग्नि में जौहर करती है। उसके बाद में फिर आदमी फ्री हो जाता है कि अब तो मरना है या मारना है, यानी कि अब बलिदान होना है देश के लिए। और ये जो जौहर होता है, ये जौहर होता है एक तरीके से
देखो जितने भी आज दिन तक जोहर हुए हैं वो विदेशी आक्रांताओं की वजह से हुए हैं। विदेशी आक्रांताओं का मतलब ये होता है कि विदेशी लोग हमारी इन महिलाओं को पकड़ के ले जाते थे, पता नहीं उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे या बेचते थे या उनके साथ अनित्य किसी प्रकार का इस तरीके से व्यवहार करते थे। तो कोई हमारे स्वाभिमान पर चोट नहीं आए, कोई हमें छुए नहीं, कोई दूसरा व्यक्ति हमारे हाथ नहीं लगा पाए। तो अपने स्वाभिमान के लिए ये जोहर होता था। इस तरीके से कहने का तात्पर्य ये है कि ये स्थिति पर डिपेंड करता है कि उस समय क्या स्थिति बनती है। तो सबसे पहले जोहर होगा, यानी कि महिलाएं अपना जोहर करेगी और जोहर के बाद में फिर जो राजपूत सेनापति सैनिक राजा होते थे वो फिर केसरिया धारण करके युद्ध के मैदान में जाते थे। इस तरीके से कहने का मतलब जोहर एक स्वाभिमान के लिए होता था। जोहर और केसरिया ये अपना स्वाभिमान के लिए होता था। अब इसमें एक चीज और आती है कि कई बार क्या होता है कि जोहर को और सती को, ये दोनों अलग अलग चीज है। देखो जोहर और सती, ये कुछ चीजें आप समझ लो जो आपने आगे मेवाड़ में भी काम आएगा और प्रथम शाखा हमारे रणथंभौर में होगा जो जल जोहर के रूप में माना जाता है। तो देखो जोहर कई महिलाएं मिलकर करती है, इसमें बहुत सारी महिलाएं होती है, यानी कि सती जो होती है वो एक महिला के द्वारा होता है। जोहर जो होता है वो पति के जीवित, यानी कि उस समय पति जीवित रहते हैं, पहले जोहर होगा फिर केसरिया होगा, यानी कि उस समय पति जीवित है जोहर के समय। अब पति जीवित है तो कहने का मतलब ये सुहागन है। यहां पति जीवित नहीं है, इस जगह पर यहां पति जीवित नहीं है। यहां पति की मृत्यु के बाद में पति की मृत्यु के बाद में सती होती है। तो इस तरीके का ये अंतर है। दूसरी बात अगर देखी जाए तो सती प्रथा एक तरीके से कुप्रथा भी है। कुप्रथा किस तरीके से है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्त्री के न चाहने पर, महिला के न चाहने पर भी उसको सती कर दिया जाता है, तो ये एक तरीके से कुप्रथा है। तो इस तरीके से जैसे हमारे यहाँ 3-4 जो शाखा हुए हैं, जोहर हुए हैं, बहुत सी जगह ऐसे भी हैं जहां पर पुरुषों ने भी जोहर किया है। पुरुषों ने भी जोहर किया है। मोटा राजा उदय सिंह के समय है ना, जो अव्वा के ब्राह्मण और चारणों ने मिलकर जोहर किया है। और एक ऐसा भी उदाहरण है भटनेर दुर्ग का, ये आपको याद रखना है। पुरुषों ने भी जहां जोहर किया है, पुरुषों द्वारा, ये मोटा राजा उदय सिंह के समय अव्वा में किन किन ने, ब्राह्मण और चारणों ने, प्लस चारणों ने जोहर किया है। एक और है, जैसे मान लो भटनेर दुर्ग में तैमूर आक्रमण के समय, भटनेर दुर्ग, तैमूर आक्रमण के समय हिंदू प्लस मुसलमान महिलाओं ने जोहर किया था। ये आपको कुछ अलग से मान लो पूछ लिया जाए, एक खडाना शाखा है, खडाना, ये बिश्नोई समाज के द्वारा पर्यावरण की रक्षा के लिए हुआ है। बिश्नोई समाज पर्यावरण रक्षा के लिए,
ये क्या है, कई बार क्या होता है, देखो मैं बताऊं आपको, क्योंकि स्त्री के बच्चे और स्त्री के टीचर शाखा को खूब अच्छी तरीके से जानते हैं, जोहर को खूब अच्छी तरीके से जानते हैं, केसरिया को खूब अच्छी तरीके से जानते हैं। तो पढ़ाते समय क्या है, टीचर भी इस चीज को ध्यान में नहीं रहता कि हाँ प्रथम शाखा हुआ, दूसरा शाखा हुआ, तीसरा शाखा हुआ, चौथा शाखा हुआ, इसके समय हुआ, उसके समय हुआ, क्योंकि ये एक तरीके से नॉर्मल चीज है स्त्री के टीचर के लिए और स्त्री के बच्चों के लिए जो जीके का अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन जो साइंस साइड से बच्चे जुड़े रहते हैं, उन बच्चों को ये पता नहीं है, तो टीचर भी इस चीज को भूल जाता है और बच्चे भी पूछना भूल जाते हैं। तो ये चीज भी, और यहाँ से क्वेश्चन भी पुटअप होते हैं, क्योंकि ये अटपटे से अर्ध शाखा भी हुआ है बीकानेर में। आपसे अर्ध शाखा पूछ लिया जाए तो बीकानेर में अर्ध शाखा, तो ये दो तीन चीजें हैं। जैसे मान लो मोटा राजा उदय सिंह के समय हवा में पुरुषों ने जौहर किया है, ब्राह्मण और चारणों के द्वारा खडाना शाखा है, विश्नोई समाज के द्वारा पर्यावरण रक्षा के लिए है, बटनेर दुर्ग में तैमूर के समय में हिंदू और मुसलमान महिलाओं ने मिलकर और क्या नाम से है जो जो जौहर किया है। इस तरीके से कहने का मतलब, अब चलते हैं अपन रणथंभौर दुर्ग की तरफ। उससे पहले बहुत सारी चीजें हैं रणथंभौर दुर्ग की, और ये शाखा से अब अपना काम पड़ता रहेगा, क्योंकि हम यहां से अब सीधे रणथंभौर से सीधे मेवाड़ की तरफ जाएंगे। तो प्रथम शाखा तो यही होगा, राजस्थान का प्रथम शाखा रणथंभौर में ही होगा, वो जलजौहर माना जाता है, लेकिन शाखों की शुरुआत यहीं से होती है। इसलिए मैंने ये शाखा का टॉपिक एक चलते चलते बताना जरूरी भी था कि बच्चों को इस तरीके का, क्योंकि अध्यापक भी भूल जाते हैं और निकल जाता है। देखो यह है रणथंभौर दुर्ग, इस तरीके से ऊंचाई पर रणथंभौर दुर्ग है, 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये अपन फिलहाल दुर्ग के बारे में बात कर रहे हैं, अभी रणथंभौर के चौहानों के संस्थापक की बात की है मैंने। हम टॉपिक को कहाँ ले जाना चाहते हैं वो अभी मैंने बिल्कुल भी बात नहीं की, केवल पृथ्वीराज चौहान के पुत्र हैं, वहां से ये रणथंभौर चौहानों की स्थापना करते हैं, बस वहीं तक की बात की, इससे मैंने अभी आगे टॉपिक को बढ़ाया नहीं है। तो अब जैसे मान लो रणथंभौर दुर्ग की यहाँ आए, तो यहाँ की जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं अपन केवल, कि दुर्ग कैसा है। ये दुर्ग 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, मतलब चारों तरफ इसके पहाड़ियां ही पहाड़ियां हैं, और बिल्कुल सीधा इस तरीके से एक सीधी पहाड़ी है। तो अबुल फजल ने इस बात को कहा है, अबुल फजल, कि सब दुर्ग तो नंगे हैं, पर यह दुर्ग चारों तरफ से घिरा हुआ है, यानी कि इसने एक तरीके से दुसला हरियाली ओढ़ रखी है, वस्त्रभंग है कुल मिला के। तो सब दुर्गों को नंगा बताया है, और इस दुर्ग को दुर्गाधिराज भी कहा है, यानी कि दुर्गों का राजा, दुर्गों का राजा, दुर्गों का राजा है रणथंभौर दुर्ग। चित्तौड़ का किला मत कर देना। और इसकी क्या विशेषता है, देखो इसकी विशेषता यह है कि जैसे मान लीजिए यहां दुर्ग है, रणथंभौर दुर्ग यहां है, इससे पहले एक छोटा दुर्ग होता था, इसको कहा जाता था इस दुर्ग की कुंजी। यानी कि अगर कोई आक्रमणकारी है और वह इस दुर्ग को जीतना चाहता है, तो उससे पहले इस दुर्ग को जीतना पड़ेगा। यहां छोटी मोटी नॉर्मल सेना हुआ करती थी, तो यहां जब युद्ध होगा, यानी कि इस दुर्ग पर जब युद्ध होगा, सेनाएं लड़ेगी, तो यहां से सूचना इस दुर्ग तक पहुंचा दी जाती थी, और जब तक ये लोग यहां लड़ते थे तब तक फिर यहां सूचना होने पर ये लोग तैयार हो जाते थे। यानी कि रणथंभौर दुर्ग की कुंजी है ये दुर्ग, इसको जैन दुर्ग बोलते हैं, जैन दुर्ग। इस तरीके से राजस्थान में 2 ही हैं, जालोर में है और ये रणथंभौर का दुर्ग है। तो इसको जीतने के लिए इस जैन दुर्ग को जीतना पड़ेगा, तब आप रणथंभौर दुर्ग तक पहुंच सकते हो। अब देखते हैं इस दुर्ग के अंदर क्या क्या चीजें हैं।
देखो, इस दुर्ग के अंदर जो मेन चीजें हैं वो है, देखो यहां से दुर्ग के अंदर चलेंगे तो सबसे पहले यहां दरवाजा आएगा, नौलखा दरवाजा। नौलखा दरवाजा, कई रामपोल है, कई कौन सी पोल है, तो ऐसे तो कई कई दुर्गों में है, पर केवल नौलखा दरवाजा इसी दुर्ग में है। तो इस तरीके से कहने का मतलब अलग अलग से हट के ये चीज पूछने वाली जो चीज है वो मैं आपको बता रहा हूं। नौलखा दरवाजा है। और देखो इसके अलावा इसमें और क्या विशेषता है, इस दुर्ग के अंदर गणेश जी का एक मंदिर है। विश्व में आपने बहुत सारे मंदिर देखे, भारत में आपने बहुत सारे मंदिर देखे होंगे, लेकिन गणेश जी का ये जो मंदिर है, इन गणेश जी को कहा जाता है त्रिनेत्र गणेश जी। त्रिनेत्र गणेश, यानी कि इनके त्रिनेत्र है। और इनकी विशेषता क्या है, देखो यहां अपन साधारणतः कहीं भी गणेश जी के जाते हैं तो प्रणाम करते हैं, या जो भी अपनी मनोकामना होती है वो उनसे बोल देते हैं, पूरी होने पर जो भी है वो करते हैं। यहाँ क्या होता है कि जो पूजा का थाल ले जाया जाता है उसमें एक पत्र लिखा जाता है, जो भी आपकी मनोकामनाएं, जैसे मान लो आपको है ना जो रीट फाइट करनी है, या आरएस फाइट करनी है, या राजस्थान पुलिस फाइट करनी है, भगवान मुझे गणेश जी महाराज मुझे ये परीक्षा फाइट करवा देना, मैं आपके 2 किलो 5 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। तो फिर वो पत्र लिखकर उस थाल में रखा जाता है, फिर उस थाल को पुजारी को दिया जाता है, और पुजारी उस पत्र को पढ़ता है और वहीं रख लेता है कि गणेश जी महाराज इस बच्चे की ये अर्जी है, या इस आदमी की ये अर्जी है, इस महिला की ये अर्जी है, आप इसकी मनोकामना पूरी करना। इस तरीके से पुजारी जी वहीं रख लेते हैं, और जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो फिर आपकी जो भी मन्नत है, वो जो भी प्रसाद बोला है, जो भी आपने रुपए पैसे बोले, वो वहां चढ़ाने पड़ते हैं। इस तरीके से करने का मतलब गणेश जी से जो बात होती है वो पत्र के माध्यम से होती है। ये प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है, और ये काफी साल पुराना, ये 2000 यूं मान लो 11-13 का प्रश्न है, ये राजस्थान पुलिस का ही प्रश्न है, ये भी मैं आपको बता दूं। इसलिए ये बात मैंने आपको थोड़ी सी बताई है। इसमें 32 खंभों की छतरी है। खंभों की छतरी, ये 32 खंभों की छतरी क्यों है, जिसको न्याय की छतरी बोला जाता है। न्याय की छतरी, हमीर के जो पिता थे महाराजा जयेंद्र सिंह, वो इसी 32 खंभों की छतरी पर बैठ के न्याय किया करते थे, और उन्हीं की याद में हमी ने ये 32 खंभों की छतरी बनवाई है। तो इस तरीके से कहने का तात्पर्य यह है कि ये कुछ इस दुर्ग की विशेषताएं हैं जो इस दुर्ग की है। अब आप आगे देखो, अभी तक अपन उससे संबंधित कोई कुछ चीज बता नहीं रहे, हम आपको वही बाहर की जो नॉर्मल चीजें हैं, और ये नॉर्मल चीजें कभी कभार सीधा सीधा पूछ लेता है इस वजह से, क्योंकि कहीं अपने इतने बड़ा टॉपिक है और उस टॉपिक में से कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इस वजह से मैं तो थोड़ा सा बाहर ही आपको, और कुछ अंदर का जो डीपली माना जाता है, वैसे तो ये डीपली नहीं है, पर जब टॉपिक पढ़ाते हैं तो ये छोटी छोटी चीजें छूट जाती है, वही डीपली मान ली जाती है। तो अब करते हैं अपन हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान, देखो बागभट्ट गोविंद राय पृथ्वीराज चौहान के पुत्र हैं, जिन्होंने रणथंभौर के संस्थापक माने जाते हैं। उसके बाद में बागभट्ट के हैं जैत्र सिंह, या जैत सिंह भी बोला जाता है, जयसिम्हा भी बोला जाता है इनको। इस तरीके से 2-3 नाम है, ये आपको याद देख लेना, जैसे भी आ जाए वैसे भी। उसके बाद में उनके छोटे पुत्र, जैत्र सिंह के छोटे पुत्र हैं हमीर। जैत्र सिंह के छोटे पुत्र हैं हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान यानी कि
इनका जो शासनकाल रहता है वो 1282 से लेके और 1301 तक रहता है। यह है मेन चीज। अब देखो, हमीर देव चौहान बहुत पराक्रमी राजा थे, अपनी हट के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं, और इनकी और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं जो अपन हमीर देव चौहान रणथंभौर के चौहानों में पढ़ेंगे। देखो, इन्होंने अपने जीवन में 17 युद्ध लड़े, 16 में विजयी रहे, कोटि जन यज्ञ करवाया, और क्या विशेषता है इनकी? और विशेषता यह है कि हमारे भारतीय संस्कृति का एक स्लोगन है, और वह स्लोगन है अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव, यानी कि अतिथि का मतलब जो मेहमान हमारे घर पे आ गया, वह किसी भी वजह से आया हो, उसको शरण देना, उसकी रक्षा करना, यानी कि शरणागत के रक्षक है। शरणागत वत्सल अथवा तो रक्षक, यानी कि जो आपकी शरण में आ गया, राजा शिवी की तरह। राजा शिवी के बारे में कहा जाता है कि एक कबूतर उड़ के आया और उनकी गोद में आके बैठ गया। उधर से बाज आया, बाज ने कहा कि ये मेरा शिकार है। तो राजा ने कहा कि भाई ये जितने वजन का है उतना मेरा मांस काट के तू ले। तो राजा ने उस कबूतर के बराबर का मांस, राजा शिवी ने उस कबूतर के बराबर का मांस अपने शरीर का काट कर और उस चील को दे दिया। कहने का मतलब शरणागत मतलब। ठीक इसी तरीके से जो युद्ध होगा अलाउद्दीन खिलजी और हमीर देव चौहान के बीच, वह केवल कारण, एक ही कारण है, शरणागत रक्षक। जो उसकी शरण में आया है, राजा हमीर की शरण में जो आया है, उसकी रक्षा के लिए उसने अपने पूरे परिवार का, प्राणों का त्याग कर दिया, लेकिन अपनी जिद पर कि मैं उसको नहीं दूंगा, यानी कि वह अपनी हट के कारण भी प्रसिद्ध है। इसके लिए इतिहास में एक इनके बारे में एक स्लोगन आता है, एक दोहा आता है कि सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। सिंह सवन, सिंह सवन का मतलब सिंहनी एक ही बार पुत्र को जन्म देती है, उसके बाद में फिर ऑपरेशन करा लेती है, फिटनेस खराब हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? सत्पुरुष वचन, सज्जन आदमी एक ही बार वचन देता है, रघुकुल रीत सदा चली आई। कदली फलत एक बार, केला एक ही बार फलता है। तिरिया तेल, ये तेल कौन सा है भाई? तिरिया, बहुत सारे तेलों के बारे में सुना, आप कहोगे सर ये तिरिया तेल कौन सा है? तिरिया तेल हमीर हट। तिरिया तेल का मतलब होता है कि स्त्री के एक ही बार तेल चढ़ता है, यानी कि जब उसकी शादी होती है, हल्दी लगती है, उसके एक ही बार तेल चढ़ता है। पुरुष तो बार बार शादी कर लेता है, लेकिन स्त्री बार बार, क्योंकि अपन राजपूत पढ़ रहे हैं, राजपूतों में स्त्री की एक ही बार शादी होती है, इसलिए तिरिया तेल, स्त्री को तेल एक बार ही चढ़ेगा, एक ही बार शादी होगी, एक ही बार उसके हल्दी लगेगी। तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, और राजा हमीर की हट है वो प्रसिद्ध है इस दोहे के, क्योंकि राजहट, बालहट, त्रिया हट और योगी हट, ये 4 प्रकार की हट होती है। उसमें से ये राजा भी हैं राजहट, यानी कि हमीर की हट की भी प्रसिद्ध है। तो इस तरीके से हमीर अपनी हट के लिए भी प्रसिद्ध है, कोटिजन यज्ञ भी करवाए। अब इसको विस्तार से अपन कल हमीर देव चौहान को, अलाउद्दीन खिलजी को और इनके काव्यों के बारे में, हट के बारे में संपूर्ण चर्चा अपन कल करेंगे।